मृग तृष्णा अध्याय 2। धाए 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 धाए। प्रोफेसर गंगवार, तुम हमारी बात मान लो। ऐश करोगे ऐश, हम तुम्हें ढेर सारी दौलत देंगे, तुम्हें ढेर सारी सुविधाएं देंगे। हम जानते हैं कि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो चुके हो। तुम वो फॉर्मूला हमें दे दो। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस फॉर्मूले की बात कर रहे हो। गोलियों की बौछार दोनों तरफ से हो रही थी। हमलावरों में से किसी एक ने कहा, तुम क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कहा, यदि आज ऐसा होता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं एक अच्छे कार्य के लिए अपनी जान दे रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना दुख होगा कि मैं मानवता और इंसानियत को दिया अपना वायदा पूरा नहीं कर सका। मैं अपने देशवासियों को वो उपहार न दे सका जिसका स्वप्न मैंने कब से सजा रखा था। तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अच्छा, यदि ऐसा है तो गोलियां चलाना बंद करो और हमें अपने पास तक आने दो। हम वायदा करते हैं कि यदि तुम्हारे पास फार्मूला ना हुआ तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता और तुम मेरे पास आने की बात कर रहे हो। ऐसा तो प्रोफेसर, तुम आज अपनी जीवन लीला समाप्त ही समझो। वैसे भी तुम हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे। तब हम तुम्हारा फॉर्मूला खुद ही तुम्हारी लाश के ऊपर से हासिल कर लेंगे। ये तुम्हारी भूल है। मैं मानता हूं कि तुम यहां पूरी तैयारी से आए हो। तुमने मेरी टेलीफोन लाइन भी काट दी है, लेकिन तुम अपने घिनौने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। ये तो वक्त बताएगा प्रोफेसर कि सफलता किसे मिलती है। हाँ, उस वक्त का इंतजार तो अब मुझे भी है, जब मैं तुम जैसे देशद्रोहियों को सजा दिलवा सकूंगा। जबड़े भींच चुके थे प्रोफेसर हंस के। चेहरा लाल सुर्ख हो चला था। प्रोफेसर, यदि तुम जीवित बच जाते हो तभी तो तुम्हारा ये स्वप्न पूरा हो पाएगा। तुम में से कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अभी पता चल जाएगा। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी जारी थी और एक एक करके लाशें गिर रही थी। प्रोफेसर हंस गंगवार के पास केवल 4 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन वे पूरी बहादुरी से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमलावरों ने शायद प्रोफेसर की ताकत को बेहद कम आंक रखा था। वे ये भूल गए थे कि प्रोफेसर हंस देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं और ये हो सकता है कि उनके पास कुछ अत्याधुनिक हथियार भी हों। इस समय हमलावर इसी आकस्मिक सच्चाई का सामना कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक ये जंग चलती रही और एक बार फिर वहां पर घोर शांति ने डेरा जमा लिया। अब वहां कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई आवाज नहीं हो रही थी। हरियाली का वो खूबसूरत टुकड़ा अब बेहद बदसूरत हो चला था। पक्षियों ने अपने मित्र वृक्षों से विदा ले ली थी और छोटे छोटे जीव जंतु सहमे से अपने दिल की धड़कन सुन रहे थे। शायद बस वहां कुछ लाशें पड़ी हुई थीं
और जगह जगह रक्त बिखरा हुआ था। फ्लैट बंगले के बाहर एक वैन खड़ी हुई थी जिसका रंग सफेद था और जिस पर खून के लाल धब्बे स्पष्ट नजर आ रहे थे। खून के ये लाल धब्बे बेहद भयानक प्रतीत हो रहे थे। वैन पर किसी भी प्रकार की नंबर प्लेट का दूर दूर तक निशान न था। निस्तब्धता तो पहले से भी कहीं अधिक भयानक थी, लेकिन अब वहां सुगंध नहीं, दुर्गंध थी। बंगले के आस पास का वातावरण हसीन नहीं, खौफनाक हो चला था, बेहद खौफनाक और डरावना। आखिर एक खून की होली और दे भी क्या सकती थी? तबाही, मौत और क्षत विक्षत लाशें। वैसे तो आजकल देश के विभिन्न हिस्सों में ये किस्से आम हो चले थे, लेकिन यहां पर तो एक ऐसी लाश थी जिससे मानवता को ढेर सारा स्वार्थ था, अनुनय विनय थी, पर अब तो शायद ही। अध्याय 2 समाप्त होता है।